हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट टर्न पे अपन डिस्कस कर रहे थे अस्टीलैगो के बारे में। और इसमें मैंने आपको बताया था कि जो अस्टीलैगो होता है वो दो तरह के स्मट कॉज करता है, एक लूज स्मट और एक कवर्ड स्मट। लूज स्मट में जब स्पोर्स नेकेड होते हैं और हवा के द्वारा डिस्पर्स हो सकते हैं, और जबकि जो कवर्ड स्मट है उसमें पेरिडियम से कवर्ड रहते हैं। सीड में जब स्पोर्स बनते हैं तो दे आर कवर्ड बाय द पेरिडियम, दैट्स वाई दे आर कॉल्ड एज द कवर्ड स्मट। और मैंने आपको ये भी बताया था कि इसमें दो तरह के माइसीलिया पाए जाते हैं। इसमें एक होता है मोनोकैरोटिक माइसीलियम और एक होता है डाइकैरोटिक माइसीलियम। मोनोकैरोटिक माइसीलियम का मतलब है कि माइसीलियम जब सेप्टेट होता है और हर सेल के अंदर सिर्फ एक ही न्यूक्लियस अगर पाया जाता है तो उसे हम मोनोकैरियोटिक या हैप्लॉइड माइसीलियम कहते हैं। लेकिन अस्टीलैगो में ये कुछ समय के लिए होता है और बहुत ही जल्दी वो डाइकैरियोटिक माइसीलियम में कन्वर्ट हो जाता है। डाइकैरियोटिक माइसीलियम का ये है कि जब माइसीलियम ये हाइफा हैं सेप्टाक्स से द्वारा सेप्टेट रहते हैं और हर सेल के अंदर दो तरह के दो न्यूक्लियाई पाए जाते हैं। और इसके भी कई मेथड्स हैं जिसको हम बोलते हैं डाइकैरोटाइजेशन। हैप्लॉइड से डिप्लॉइड माइसीलियम को बनना या मोनोकैरोटिक माइसीलियम से डाइकैरोटिक माइसीलियम को बनाना, दैट इज़ कॉल्ड एज डाइकैरोटाइजेशन। और ये डाइकैरोटाइजेशन जो है it is present all inside the body and it is systemic. That means मोनोकैरोटिक माइसीलियम जो है वो तो शॉर्ट लिव्ड होता है, थोड़े समय के लिए होता है, और बाकी जितनी भी लाइफ साइकिल होती है उस अस्टीलैगो की इट्स हैविंग द डाइकैरोटिक माइसीलियम। अब ये इस प्रोसेस को हम बोलते हैं मोनोकैरोटिक माइसीलियम से जो डाइकैरोटिक माइसीलियम बनता है, इट इज़ कॉल्ड एज डाइकैरोटाइजेशन या डिप्लॉइडाइजेशन। डाइकैरोटाइजेशन जो है इट इज़ द प्रोसेस इन विच, अगर हम इसकी डेफिनेशन देखें, इट इज़ द प्रोसेस इन विच द प्राइमरी और मोनोकैरियोटिक माइसीलियम इज़ कन्वर्टेड इनटू सेकेंडरी और डाइकैरोटिक माइसीलियम। इसको हम प्राइमरी माइसीलियम और सेकेंडरी माइसीलियम भी कहते हैं। एंड इट इज़ कॉल्ड एज द डाइकैरोटाइजेशन और डिप्लॉइडाइजेशन। डाइकैरोटाइजेशन जो होता है कई तरह से होता है। इस तरह से डायग्राम आप देख रहे हैं, कई सारे मेथड्स हैं इसके डाइकैरोटाइजेशन के, मोनोकैरियोटिक से या प्राइमरी माइसीलियम से सेकेंडरी माइसीलियम बनने के। सबसे पहले है बाय सोमैटोगैमी, दैट इज़ हाइफल फ्यूजन बिटवीन प्राइमरी माइसीलिया। जो प्राइमरी माइसीलिया होते हैं वो आपस में हाइफा जो है वो फ्यूज़ हो जाते हैं। द टू वेजिटेटिव हाइफी ऑफ ऑपोजिट सेक्शुअल स्ट्रेन्स फ्यूज़, एक प्लस स्ट्रेन का होना चाहिए और इसमें एक माइनस स्ट्रेन का होना चाहिए। वो दोनों हाइफा अगर फ्यूज़ हो जाते हैं तो उसके बाद जो डेवलपमेंट होगा, उसके बाद जो ग्रोथ होगी माइसीलियम की, वो नेचुरली डाइकैरोटिक होगी। अब आप देखिए दोनों ए डायग्राम देखिए आप। इन द ए डायग्राम यू कैन सी बेसिडियोस्पोर डेवलप हो रहा है, वो प्राइमरी हाइफा बना रहा है। ये देखिए, it is the primary hypha by the germination of basidiospore. And this primary hypha, जब दो बेसिडियोस्पोर, एक प्लस स्ट्रेन का बेसिडियोस्पोर है और एक माइनस स्ट्रेन का बेसिडियोस्पोर है, वो होस्ट के ऊपर क्या करते हैं, जर्मिनेट करते हैं और प्राइमरी हाइफा बनाएंगे। और एक पॉइंट पे आकर ये दोनों प्राइमरी हाइफा जो होते हैं वो फ्यूज़ हो जाते हैं। तो नेचुरली जब दोनों फ्यूज़ हो जाएंगे तो दोनों प्राइमरी हाइफा के जो न्यूक्लियाई हैं वो एक ही चैम्बर में आ जाएंगे, एक ही सेल में आ जाएंगे। और वो आगे जब डेवलप करेगा, डेवलपमेंट होगा, उसका ग्रोथ करेगा, डिवीजन करेगा, तो उसके द्वारा जो हर सेल बनेगा वो बायन्यूक्लिएट होगा, क्योंकि दोनों न्यूक्लियाई हैं वो भी इंडिविजुअली डिवाइड करेंगे। तो बाकी जितना भी माइसीलियम होगा दैट विल बिकम डाइकैरोटिक या बायन्यूक्लिएट। तो दिस इज़ वन ऑफ द मेथड बाय सोमैटोगैमी और बाय द हाइफल फ्यूजन। यू कैन सी इन दिस डायग्राम, पहले प्राइमरी हाइफा है, उसके बाद जितना भी ग्रोथ हो रही है, डेवलपमेंट हो रहा है, दैट इज सेकेंडरी माइसीलियम। दूसरा मेथड है बाय फ्यूजन बिटवीन जर्म ट्यूब्स ऑफ टू जर्मिनेटिंग बेसिडियोस्पोर्स। ये देखिए, ये है, ये दो जर्म ट्यूब्स हैं, ये बेसिडियोस्पोर्स हैं, एक प्लस स्ट्रेन का है और एक माइनस स्ट्रेन का है। बी और सी डायग्राम देखिए आप। The germ tubes of basidiospores of opposite strains meet and fuse.
इन दोनों की जर्म ट्यूब्स आपस में क्या हुई हैं, फ्यूज़ हो गई हैं. और सिमिलरली फ्यूजन बिटवीन द टू कंपैटिबल सेल्स ऑफ द एपीबेसिडियम टेक्स प्लेस बाय कॉन्जुगेशन ट्यूब. ये देखिए अब ये इसमें क्या है कि बेसिडियोस्पोर डेवलप हुआ, उसके बाद कॉन्जुगेशन ट्यूब बना. यू कैन सी दिस इज द कॉन्जुगेशन ट्यूब इन डी डायग्राम एंड दीज कॉन्जुगेशन ट्यूब्स दे फ्यूज, जहाँ पे दोनों का वेयर दे मीट दे आर फ्यूज्ड एंड बोथ द न्यूक्लियर दे कम इनटू वन कंपार्टमेंट. Then again what will happen, then when this will divide it will form the dikaryotic mycelium. Then third method is by the union of infection threads. You can see this diagram. Infection thread. Haploid cells of promycelium grow into small cylinder hypha. ये hypha बनाते हैं. You can see this infection thread. These are called as infection threads. Two neighboring infection threads of the opposite strain fuse. See, infection thread बनेगा और इसके पास में जो दूसरा बेसिडियोस्पोर है ऑपोजिट स्ट्रेन का, इट विल ऑल्सो फॉर्म द इन्फेक्शन थ्रेड. और दो नेबरिंग इन्फेक्शन थ्रेड्स हैं ऑपोजिट स्ट्रेन के, वो आपस में फ्यूज़ हो जाएंगे. ये कॉमनली होता है अस्टिलैगो ट्रेटिसाई में, ठीक है. और उसके फ्यूजन के बाद जो माइसीलियम बनेगा दैट वुड बी डाइकैरियोटिक. नाउ नेक्स्ट मेथड इज बाय फ्यूजन बिटवीन टू हैप्लॉइड सेल्स ऑफ द सेम एपीबेसिडियम. अब इसमें देखिए आप ई डायग्राम देखिए कि जो एपीबेसिडियम बना है, जर्मिनेशन बेसिडियोस्पोर के जर्मिनेशन से क्या बना, एपीबेसिडियम बना. एपीबेसिडियम क्या है, दिस इज़ अगेन स्मॉल हाइफा. और ये पार्टीशन आप देख रहे हैं बीच में, और हर सेल में एक एक न्यूक्लियस है. तो क्या होगा, तो इनके बीच का जो वॉल है दो सेल्स के बीच में, वो डिज़ोल्व हो जाती है और दोनों न्यूक्लिया जो हैं वो एक ही चैम्बर में आ जाते हैं. Now that means the fusion takes place between the two haploid cells of the same epibasidium. एक ही एपीबेसिडियम है, उन दोनों के जो हैं आपस में फ्यूजन हो गया है. और ये कॉमन एग्जांपल जो है दैट इज़ अस्टिलैगो हॉर्डियाई. हॉर्डियाई में पाया जाता है ये. ई डायग्राम आप देखिए. देन एफ में आप देखिए इनका सेप्टर डिज़ोल्व हो गया है, फ्यूजन हो गया है और दोनों न्यूक्लियाई एक ही सेल में आ गए हैं. और ये जब आगे डिवाइड करेगा दैन इट विल फॉर्म द डाइकैरियोटिक माइसीलियम. Then by fusion of basidial cell and basidiospore. Now in G diagram you can see कि a dikaryotic cell is formed by the fusion of a basidiospore with one of the basidial cells of the opposite strain. अब ये देखिए आपस में इस तरह से इनका फ्यूजन हो रहा है. बेसिडियोस्पोर है एक स्ट्रेन का, वो एपीबेसिडियम में जो दूसरा सेल है उसके साथ वो फ्यूज़ हो जाता है. दिस इज़ ऑल्सो वन ऑफ द मैथड. नाउ by next diagram you can see it is by fusion of two basidia. दो बेसिडिया जो हैं उनके आपस में फ्यूजन होता है. एक देखिए बेसिडियोस्पोर ने एक बेसिडियम बनाया, दूसरे बेसिडियोस्पोर ने एक बेसिडियम बनाया. ओके, एच डायग्राम यू कैन सी इन द डायग्राम एच. दिस इज एच. इसमें आप देखिए कि दोनों बेसिडियम जो हैं वो आपस में फ्यूज़ कर रहे हैं. ओके, अ डाइकैरियोटिक सेल इज फाउंड बाय द फ्यूजन बिटवीन टू बेसिडिया फाउंड बाय द जर्मिनेशन ऑफ टेल्यूटोस्पोर ऑफ ऑपोजिट स्ट्रेन्स. ऑपोजिट स्ट्रेन्स के जो टेल्यूटोस्पोर हैं वो जो बेसिडिया बना रहे हैं, बेसिडियम बना रहे हैं, उनके आपस में क्या होता है, फ्यूजन हो जाता है. एंड एग्जाम्पल इज अस्टिलैगो न्यूडा. ओके, देन by conjugation between the basidiospores. You can see these are the basidiospores. इनके बीच में ही conjugation हो सकता है. It occurs between sporidia of opposite mating types. Basidiospores produce secondary spores by budding. These are called sporidia. अब आप देखिए ये J डायग्राम है, ये भी आपस में क्या होगा, बेसिडियोस्पोर्स आपस में conjugation हो गया इनका. And next, last is the fusion of basidiospores of one strain with the germ tube of basidiospore of the opposite strain. ये भी एक पॉसिबिलिटी है कि
एक बेसिडियोस्पोर एक स्ट्रेन का हो और जर्म ट्यूब दूसरे बेसिडियोस्पोर की हो। मतलब एक बेसिडियोस्पोर जर्मिनेट कर रहा है, जर्म ट्यूब बना रहा है, वो किससे फ्यूज़ हो रहा है? दूसरे बेसिडियोस्पोर के साथ हो रहा है। तो देन ऑल्सो इट कैन फॉर्म द डाइकैरोटिक माइसीलियम. So these were some of the common methods by which the dikaryoticization takes place. Now Buller in 1920 reported that if a monokaryotic of Coprinus was opposed to a dikaryon, it was possible for the homokaryon to be converted into dikaryon state. Usually, a dikaryotic mycelium is formed by the somatogamy between two primary or monokaryotic hyphae, but dikaryotization may also take place between a monokaryotic mycelium and a dikaryotic mycelium. It was first discovered by Buller and it is known as Buller phenomenon. This is the diagram of the clamp connection. See this? The secondary dikaryotic mycelium has frequently been found to produce structures called clamp connections. जो ये secondary dikaryotic mycelium जो है, देखिए आप secondary mycelium है ये, इसका टर्मिनल सेल दिखा रहे हैं ए डायग्राम में. आप देखिए दो न्यूक्लिया हैं इसमें, एक प्लस स्ट्रेन का और एक माइनस स्ट्रेन का. ठीक है. कॉमनली जो क्लैम्प्स बनते हैं वो डाइकैरोटिक माइसीलियम में बनते हैं. एंड दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ Eubasidiomycetes and were observed by Hoffman in 1856. Its development was first studied by Neep 1915 and Nisodi in 1918. Its function is probably to act as a bypass to allow the migration of a nucleus from one cell to another. इसका main function probably क्या है? It acts as a bypass to allow the migration of a nucleus from one cell to the other cell, which otherwise would not have been possible owing to the narrow lumen of hypha. अब आप देखिए क्लैम्प कनेक्शन बन रहा है, उससे क्या होगा? एक न्यूक्लियस जो है दूसरे सेल के न्यूक्लियस के साथ के पास जा सकता है. By the formation of clamp, you can see the clamp in B, C and D diagram. The clamp connection, how it is formed? Clamp connection is formed by the two nuclei plus and minus strain of terminal cell of a mature dikaryotic hypha divide simultaneously into 4 nuclei. Simultaneously, a pouch-like outgrowth arises from its wall. You can see A and B diagram. One of the nuclei of upper pair passes into the pouch and cuts off from the main cell by a septum. अब देखिए अब क्या होगा? ये सेप्टम से क्लैम्प बन गया. ये सेप्टम से क्या होगा? ये पाउच में एक न्यूक्लियस आ जाएगा और वो सेप्टम से सेपरेट हो जाएगा. इट में नाउ बी कॉल्ड एज अ क्लैम्प सेल. अब इसको हम क्या बोलेंगे? क्लैम्प सेल बोलेंगे. डी डायग्राम आप देख सकते हैं. क्लैम्प सेल. साइमल्टेनियसली वन ऑफ द न्यूक्लियाई ऑफ द लोअर पेयर्स गेट सेपरेटेड फ्रॉम इट्स सिस्टर न्यूक्लियस बाय ट्रांसवर्स वॉल. ई डायग्राम में आप देखिए वो भी क्या होगा? एक जो नीचे वाला है वो भी क्या होगा? अपने सिस्टर न्यूक्लियस से वो सेपरेट हो जाएगा बाय द वॉल. At this stage, the terminal cell has 2 nuclei. The cell below it, penultimate cell जो है has only 1 nucleus. जब इसके एक नीचे है जो उसमें क्या होगा? खाली एक ही न्यूक्लियस होगा. While the 4th nucleus lie in the clamp cell. The clamp cell grows into hook-like structure. Its tip bends over and finally fuses with the lateral wall. The walls at the place of contact dissolve and the 4th nucleus passes into the penultimate cell. F diagram you can see. एक ऊपर वाले सेल को छोड़कर जो नीचे वाला सेल है उसमें जो ब्रिज बनी है, बाईपास बना है, जो क्लैम्प कनेक्शन बना है, उसमें क्या होगा? न्यूक्लियस पास हो जाएगा. इसलिए thus the clamp cell serves as a bypass or a bridge to transfer one nucleus from one cell to the other and it is known as the clamp connection. इसको हम क्या बोलेंगे? क्लैम्प कनेक्शन बोलते हैं, जिसके द्वारा एक सेल से दूसरे सेल में न्यूक्लियस जा सकता है. Now this is the graphic life cycle of Astrilago. You can see the primary mycelium in the host. Dikaryoticization के बाद it becomes secondary mycelium. ठीक है. It forms binuclear chlamydospores. कैरियोगैमी के द्वारा क्या बनेगा? मैच्योर क्लैमिडोस्पोर.
and it germinates and forms germ tube. Then meiosis takes place. It forms प्रोमाइसीलियम और बेसिडियम. और बेसिडियम से क्या बनेगा? बेसिडियम के ऊपर बनते हैं बेसिडियोस्पोर्स, और ये बेसिडियोस्पोर इन्फेक्शन करेंगे एंड दे विल फॉर्म द प्राइमरी माइसीलियम. इसमें प्लस स्ट्रेन के मियोसिस के बाद जो 4 न्यूक्लियाई बनेंगे वो 2 प्लस स्ट्रेन के होंगे और 2 माइनस स्ट्रेन के होंगे, और उनके द्वारा जो बेसिडियोस्पोर्स भी बनेंगे वो भी क्या होंगे? 2 प्लस स्ट्रेन के होंगे और माइनस स्ट्रेन के होंगे. और उनसे जो जर्म ट्यूब बनी या हाइफे बने या माइसीलियम बना, दे आर ऑल्सो ऑफ द ऑपोजिट स्ट्रेन्स. और उसके बाद उनके बीच में डाइकैरोटाइजेशन होगा, जिनके मेथड्स अपन ने डिस्कस कर चुके हैं अपन पहले. सो इट हैज़ बोथ हैप्लोफेज एंड द डिप्लोफेज.